नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीछे हम लोगों ने टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम यानी क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, मैकेनिकल नहीं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर जिसमें कि डे ब्रॉगली वेवलेंथ हमने पढ़ ली, ठीक, लैम्डा इक्वल टू h/p या h/mv, ये चीजें हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में अब है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको समझने की जरूरत है। इसके आगे, ठीक है ना, इसी के आगे जो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे उसी के आगे, मतलब ये देखते हैं क्या ये अनिश्चितता का सिद्धांत, इसको बोला जाता है अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता मतलब होता है कि कुछ हम निश्चित करना चाहेंगे तो कुछ अनिश्चित हो जाएगा। ये इसी के रिस्पेक्ट में भी आएगा, परेशान न होइए। क्या कहता है ये सिद्धांत? ये कह रहा है इट स्टेट्स, जैसा कि आदरणीय लोग लिखे हैं वही चीजें चल रही हैं और कुछ अपने मन से जानने की जरूरत भी नहीं है, वैसे क्या दिक्कत है? तो इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। इट इज स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए किसी कोई यहां पर ये देखिए, ये था न्यूक्लियस, जैसा कि उन्होंने बताया था रदरफोर्ड साहब ने, ठीक, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में मूव करता है। और उसके बाद आए भैया बोहर वाले, जब बोहर वाले भैया आए तो उन्होंने, मतलब बोहर भैया आए तो वो कह दिया कि ये फिक्स होती है और इसमें रिवॉल्व करता है। तो इसकी पोजीशन मान लीजिए ये, और ये पोजीशन मान लेते हैं एक्स से डिनोट कर ले, और इसकी वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन मतलब निर्धारण करना, लिख लीजिए जिसको अगर दिक्कत हो रही, निर्धारित करना, ठीक है, साथ साथ साइमल्टेनियसली, साथ साथ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब चीजें तो आप लोग को आती होंगी साथ साथ, ठीक। यानी पोजीशन एग्जैक्ट मतलब सही पोजीशन और सही मोमेंटम यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इम्पॉसिबल, असंभव है। तो आज इस डेल्टा एक्स को क्या बता रहे? अनसर्टेनिटी। ये देखिए डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4 h/4 की वैल्यू कितनी होती है? 5.25 गुणे, देखिए क्या लिखा, 5.25 गुणे 10⁻⁻35, 35, ठीक, 5.25 यानी 5.25 और काम 35 मतलब -35, ठीक है, ये हो गई। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है? ये मोमेंटम है, चूंकि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यहां पे रख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी, ठीक। अच्छा, m इंटू वी, ये पहले इस तरह से लिखिए, फिर बाद में ये डेल्टा वी और m को कहां ले आए? यहां नीचे, मास, क्योंकि मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कोई दिक्कत है। क्या बनेगा फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू h/4πme। अब इसकी जो वैल्यू होती है, यानी सिर्फ इतने की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी? 5.79 इंटू 10⁻⁵। अगर आप यूनिट रखना चाहें तो यूनिट तो आप रख ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके टर्म में रखना चाहेंगे तो अलग, इसके टर्म में रखना चाहेंगे तो अलग। देखिए इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रख दीजिए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एक तो ये बन जाती है। इसके टर्म में रखना चाहेंगे तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? m इंटू वी होती है, मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बस इसी में किलोग्राम और लगा दीजिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बस इतना हो जाएगा। अगर चाहें तो, न चाहें कोई बात नहीं, वो कहेंगे भी नहीं कि रख के बताओ, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी, और वैल्यूज याद रखिएगा, क्योंकि वैल्यू याद रहेगी तो ये आपको अलग से मास और ये वो रखने की, एच की वैल्यू, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से सवाल लग जाएगा, ठीक। एक बात याद रखिए, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है? यही चीज इन मोमेंटम, और डेल्टा वी क्या है? यही चीज यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है इन वेलोसिटी। कहेंगे इसको समझे कैसे, क्या कह रहा है, चाह रहे हैं वो कहना ये चाह रहे हैं, पहला नंबर, इफ द पोजीशन, देखिए पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, अगर ये आपको पता चलेगी, ठीक है ना, आप जानना चाहें, विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब अधिकतम यथार्थ तक,
है ना, अधिकतम यथार्थ तक। तो डेल्टा एक्स यानी स्मॉल होगा, और देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन, अनिश्चित हो जाएगी। यानी जब आप पोजीशन पता करेंगे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी, यानी डेल्टा वी लार्ज आएगा। अब ये कैसे स्मॉल और कैसे लार्ज होता है अभी बताते हैं, ठीक है। आगे बता रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब भी होता है यथार्थ, सत्य सत्य, सही सही, यानी डेल्टा वी स्मॉल हो जाएगा। देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। इस दोनों लाइनों का मतलब यही। अब मतलब समझ लीजिए, यानी इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाई, नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी डेल्टा एक्स स्मॉल, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन। आगे बता रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइजली, तो आपको क्या मिलेगा, देन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन। अब डेल्टा एक्स स्मॉल ये क्या चीज है? अगर ये डेल्टा एक्स छोटा होता चला जाएगा तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। मतलब समझ लीजिए इसको, नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे, मान लीजिए यहां पर हमने बना दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया हमने 0.1, यहां क्या लिख दे 0.1, और यहां लिख दे 0.9, ठीक है, इस तरीके से। तो आपसे कोई कह दे कि पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की इसके और इसके बीच की है, तो आप क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.9 माइनस का 0.1, यानी डेल्टा एक्स डिफरेंस कितने का, चेंज कितने का, 0.1 का। अगर कोई कह दे कि ये यहां पर 0.3 है और यहां पर 0.6 है, तो आप क्या कहेंगे, इनके बीच है 0.3 से 0.6 के बीच का, तो ये देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 0.6 माइनस का 0.3, क्या आ जाएगा ये 0.3। अगर आपसे ये कोई कह दे कि यहां पर 0.4 और यहां पर 0.5, इस तरीके से, यानी एग्जैक्ट पोजीशन पर आप अगर पहुंचना चाह रहे हैं, तो देखिए जो चेंज इन डेल्टा एक्स है वो क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। दूसरी चीज को मतलब होता है कम होता जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये जीरो है, जीरो जीरो, गणित का 0 0 वही वाला, 0.5 माइनस का 0.4 कितना जाएगा, 0.1। अब देखिए क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स एक बार इतना आ रहा, एक बार इतना आ रहा, एक बार इतना, कौन बड़ा, ये सबसे ज्यादा, यानी एग्जैक्ट। अब इसके बीच का यानी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, इसके बीच का एग्जैक्ट पोजीशन अब और ज्यादा पता चल रही है, इसके बीच का, यानी कि आप तो एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बिल्कुल पता ही चलने वाली है। बात समझ में? इसलिए क्या हो रहा है, यानी जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या फिर आपको कहा जाए प्रिसाइजली है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है, स्मॉल है। डेल्टा एक्स या डेल्टा वी जो भी, वो क्या होगा, स्मॉल होता चला जाएगा। और उसके विपरीत क्या बता रहे हैं वो, कि जो डेल्टा वी उस समय जो वेलोसिटी है वो बता पाना बहुत मुश्किल है, अननोन हो जाएगी एक तरीके से, अनसर्टेन, अनिश्चित है। हम क्या बता दें उस समय वेलोसिटी क्या है, कोई कह देगा तो रुका हुआ है, कोई कहता है कि नहीं बहुत चल रहा था। तो यानी कि दोनों में क्या है, एक वेरिएशन, यानी कि एक विभिन्नता आ रही है, उसमें अनिश्चितता आ रही है। इसी को बोला जाता है अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, डेल्टा एक्स वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर में लिख दें, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना भाई साहब। अपने मन के मालिक हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बनाया नहीं जाएगा कि जो है एक्स वाई जेड में है, आई कैप और जे कैप में, वो फिजिक्स में बनता है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, वैल्यू कितनी 5.25 × 10⁻⁻35, ठीक। डेल्टा एक्स अगर यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम ई, और उसकी जो वैल्यू होती है 5.79 × 10⁻⁵। इतनी बात समझ में आ गई। और ये 2 पॉइंट इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। इसको नोट कर लिए, फिर आगे जरा सिग्निफिकेंट, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका यानी क्या महत्व है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, इसको समझते हैं, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आगे चलते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहली बात, इट इज रूल्ड आउट, इट देखिए रूल्स आउट का मतलब विरोध करता है, क्या करता है, विरोध या फिर खंडन, विरोध या फिर खंडन करता है। किसका खंडन करता है, खंडन करता है किसका, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, किसका, ऑफ ए डेफिनिट पाथ या फिर ट्रैजेक्टरी, प्रक्षेप पथ,
भैया ये सब जानते रहिए आप लोग। प्रक्षेप पथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने यह कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डिफिनिट पाथ में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और यहां क्या है, यहां कह रहे हैं कि इट्स रूल्ड आउट, यानी जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये उसको इस बात का विरोध कर रहा है। किसका? अस्तित्व का। इस अस्तित्व का विरोध करता है भाई साहब। पहली तो ये इस अस्तित्व का विरोध करता है डेफिनेट पाथ वाली बात की, यानी इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ या फिर ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर उससे मिलते जुलते पार्टिकल की। यह इलेक्ट्रॉन आगे बता रहे हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कब किसी जॉब की ट्रेजेक्टरी है, उसका पथ कब आपको पता चलेगा? जब उसकी वेलोसिटी और उसका पोजीशन आपको मालूम हो। जैसे मान लीजिए सर्कुलर एक पिंड है, यानी एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से r डिस्टेंस पर और इसकी वेलोसिटी दी हुई है, तब आप इसकी बता लेंगे कि ये जो है इसकी जो पाथ है, इसका सर्कुलर पाथ कैसा है, कितनी दूरी पर है, क्या है, ये बताने जाएंगे। या फिर एक पार्टिकल है जो यहां से इस तरह से प्रोजेक्टाइल किया गया हुआ, प्रोजेक्ट किया गया है, और एक प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी आपको पता चलेगी, क्योंकि हर सेकंड आपको उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन आपको पता रहेगी, तो आप इसकी ट्रेजेक्टरी बना लेंगे। लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है, कि जो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जूम करते हैं, उनकी वेलोसिटी और उनका जो पोजीशन, यानी उनकी जो पोजीशन है, वो दोनों एक साथ निकाल पाना असंभव। तो आगे बता रहे हैं इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात चल रही, ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल। और मोस्टली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इसमें कहां आएगा? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। मोस्टली किसके? इलेक्ट्रॉन या फिर उससे मिलता जुलता कोई पार्टिकल, प्रोटॉन या फिर अदर दूसरे ले लीजिए। स्मॉल होगा लेकिन माइक्रो सब एटॉमिक ही हो, ठीक है। सब एटॉमिक मतलब माइक्रोस्कोपिक मिला के, ठीक। इट इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एनी गिवन स्टेट। मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर आप ये सब एटॉमिक पार्टिकल देखिए, इसका है इलेक्ट्रॉन के लिए या उससे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए दोनों एक साथ निकालना असंभव है, ठीक है ना। यानी पोजीशन एंड वैल्यू एट किसी गिवन स्टेट, किसी पर्टिकुलर क्षण पर, किसी एक विशेष क्षण पर एक साथ निर्धारण करना उनकी पोजीशन और वेलोसिटी असंभव है। इस लाइन का मतलब यही था, कह रहे इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्टरी लोग जो बोहर साहब बता गए वो गलत है। मतलब इन्होंने अभी गलत नहीं कहा, आगे बता रहे हैं फेल कैसे हुए वो। गलत होना और फेल होना में अंतर है ना। जैसे कम नंबर है तो आप फेल हैं, गलत थोड़ा है, तो वहां ये चल रहा है। मतलब आराम से समझा करिए चीजों को। इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बता रहे हैं द इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या है, इसका प्रभाव कहां तक वैलिड है, इसकी बात कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट। इसका प्रभाव का महत्व कहां है? ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक, देखिए किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मान लिया ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर इस प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं। इसी बात को लिख रहे हैं एंड इज निग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे कोई स्टोन, पत्थर का टुकड़ा है बड़ा सा, प्लैनेट आप दिमाग में आ गया कि यार ये भी तो रिवॉल्व कर रहा है, इनके लिए इनका कोई मतलब नहीं। यहां पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां काम नहीं करता है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कुल मिलाकर जो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, वो भी मोशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, खास तौर से बस उसी के लिए। तो मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकाल पाना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि भैया किसी पाथ की किसी की ट्रेजेक्टरी या उसका पाथ डिटरमाइन करना है आपको, तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन पता होनी चाहिए, जबकि इनका सिद्धांत ही यही कहता है कि भैया वो पता करना असंभव है। इसीलिए लिख रहे हैं इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एनी गिवन स्टेट। आगे बता रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसमें कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है और इनवैलिड हो जाता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें कोई महत्व नहीं रह जाता इसका। जैसे एग्जांपल ऑब्जेक्ट ये 1 मिलीग्राम, अब 1 मिलीग्राम का मतलब होता है भैया 10⁻⁻⁶ kg। इसके लिए कह रहे हैं डेल्टा V और डेल्टा X की वैल्यू बता दीजिए।
क्योंकि मास दिया हुआ है तो हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आ जाएगा। अब पीछे हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, तो भैया वो मान आप याद रखिए जिसमें हम दोनों बताए थे कि 5.79 इंटू 10 टू पावर कितना था, माइनस का 5। नहीं, मास के टर्म में भाई साहब, मास की वैल्यू रखनी है, ये तो उसके टर्म में मास की वैल्यू रखनी है, तो क्या हो जाएगा 5.25 इंटू 10 टू पावर माइनस का 35 और मास रख दे नीचे, सिर्फ यही बचेगा। एच अपन 4 पाई की वैल्यू हमने रख ली, अब बचेगा मास, मास रख दे कितना 10 टू पावर माइनस 6 और ये कितना आ जाएगा 5.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 29, ठीक, 9 6 15, हाँ 29 हो जाएगा। अब देखिए बुक में क्या दे रखा, बुक में दे रखा है ये, बुक वाला आपकी सही है, कैसे सही है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसको इनसिग्निफिकेंट बना लीजिए क्योंकि 5 एक अर्थात अंक है, एक सार्थक अंक है, उस सार्थक अंक का मान खत्म करिए, सार्थक को निरर्थक कर दीजिए, ठीक है ना, यानी सिग्निफिकेंट है इसको इनसिग्निफिकेंट कर लीजिए। कैसे करते हैं, जब इसको डेसिमल को इधर ले आइए, क्या करिए चुपचाप इधर, क्या हो जाएगा ये 0.5 इंटू और 2 लिख देते हैं आगे, अब इतना भी क्या 25 है, चलिए लिखे रहने दीजिए 10 टू पावर माइनस 28, ठीक। अब 0.5 चूंकि 1 से कम है तो लगभग ना के बराबर है, हम मान सकते हैं ऐसा, ना के बराबर है, तो यहां पे हो जाएगा 28, वैल्यू वही आएगी, यूनिट क्या बनेगी वही, तो इसी को किताब में ये लिखा हुआ क्योंकि इसको गायब किया जाता है, ये हमेशा ऐसा ही करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी की वैल्यू, तो अगर आप ये यहां से सिर्फ ये वाला लिखेंगे, ये वैल्यू छोड़ के ये लिखेंगे, तब आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए जब तक इसका मान भी 0 से छोटा ना हो जाए तब तक ये वैल्यू, यानी पावर्स में जो वैल्यू हम देंगे रहेगी, यानी जो घातांक में वैल्यू दी रहेगी, पावर में दी रहेगी, वो सही नहीं आएगी, ठीक है ना। इसलिए कैलकुलेशन में ये भी ध्यान रखना होगा कि इसको भी खत्म करना है, मतलब खत्म करने का मतलब 0 से कम नगण्य मानना है, 0 से कम का मतलब यानी वो का अस्तित्व खत्म, तो यहां इसलिए इसकी, ठीक है ना, 10 टू पावर माइनस 28 किताब में लिखा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। अब 10 टू पावर माइनस 28 इसका क्या मतलब होता, यानी अगर आप ये देखेंगे कि एक दशमलव लगा के 28 बार 0 लिख के फिर 1 लिखना है, तो बताइए क्या इसका कोई मतलब है। अगली लाइन में वही वो लिख रहे हैं कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तो आगे लिखिए, आगे लिखिए उसी में, द वैल्यू ऑफ, आगे लिखिए, बहुत तेजी से इसको रफ कर रहे हैं हम, ठीक। अब हमको हुआ क्या कैसे किया जाता है, और अभी हम किए हैं, तो एक लोगों से पूछे तो बताए कि वो पॉज कर दिया करिए, हम समझ ही नहीं पाए कि क्या करने कह रहे हैं, तो अभी हम किए हैं तो हमको लग रहा ठीक है, इससे समय बचेगा क्योंकि वो लिखने मिटाने वाला समय जो है चल जाता था उससे, है ना, काफी नुकसान होता था। अब हो गया, तीसरी बात लिखिए, द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स, तीसरी बात, द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स यानी इनटू एक्स, अगर ये क्या हो, इफ द वैल्यू आप लिख लीजिए, यहां ज्यादा अच्छा रहेगा, चलिए जैसे लिखा है उसी तरह से लिखिए, बाद में समझ में आ जाए, एक्सट्रीमली, ठीक, स्मॉल, जैसे कि पिछले केस में भी हम देख रहे हैं, एंड इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी, ये यही गड़बड़ी है, इनसिग्निफिकेंट, ठीक। देयरफॉर इन डीलिंग विथ मिलीग्राम ऑब्जेक्ट या उससे बड़ा हो, मिलीग्राम साइज का हो या फिर हैवियर, हैवियर साइज का ऑब्जेक्ट हो, ठीक, हैवियर ऑब्जेक्ट, द एसोसिएशन, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी, आर हार्डली, HARDLE, हार्डली, DLY, हार्डली ऑफ एनी रियल कंसिक्वेंस,
अब ये ऐसा शब्द लिखा है कि अगर इसी तरह से स्टेटमेंट छाप दे तो दिमाग तो खराब हो ही जाएगा, है ना। क्या लिखे, द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी एंड डेल्टा एक्स एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, किसके केस में, यहां पे लिख लीजिए फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ये वर्ड ज्यादा सही लगेगा। ऑब्जेक्ट ये कुछ बड़ा बन गया हमारा, ठीक है ना, उसके लिए। क्यों, क्योंकि ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं जब 1 मिलीमीटर के साइज का हो रहा है, जब 1 मिलीमीटर रख रहे हैं 1 mm की साइज का, तो डेल्टा बी और इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू लगभग कितनी आई थी अभी, 10⁻²। अब अगर मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का रख दे, थोड़ा सा बड़ा ही ले ले, क्या आ जाएगा ये डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स, ये क्या हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, लगभग 10⁻31 या 32 जो भी करके आएगा ये। यानी इसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये लगभग यानी बड़ी साइज के लिए ये देखिए वैल्यू लगभग इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है, ये बहुत कम के वास्तव में ना के बराबर है। इसके इसी चीज को लिख रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा बी, यानी डेल्टा बी एंड डेल्टा एक्स एक्सट्रीमली स्मॉल है, इनसिग्निफिकेंट है, इसका कोई महत्व नहीं है, किसके लिए, फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। इन डीलिंग विद मिलीग्राम ऑब्जेक्ट हो या उससे बड़ा हो, दैट और उससे जुड़ी, उससे संबंधित, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब उससे संबंधित जो उसकी अनसर्टेनिटी है, जो उनकी अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटीज लिख दीजिए यहां पे, आर हार्डली ऑफ एनी रियल कंसिक्वेंस, यानी कोई परिणाम, कोई वास्तविक परिणाम नहीं होता, इसका मतलब होता है कोई वास्तविक परिणाम, एनी रियल कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस मतलब होता परिणाम, परिणाम, तो कोई वास्तविक परिणाम उनका नहीं होता या कठिन होता, उनका वास्तविक परिणाम बताना कठिन हो जाता है, ठीक। आगे बता रहे हैं कि जैसे मान अगर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो, तो इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इस बात को लिखिए, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, ले लिया, इसके लिए जो डेल्टा पी और यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वी और डेल्टा एक्स, ये कितना आया, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, वो बताया लगभग लगभग आपका आएगा 10⁻⁴, लगभग लगभग 10⁻⁴। ये आता कैसे, तो यहां से देखिए, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, यहां से डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मास रखना था, बाकी सारी चीजें तो हमको पता ही है, तो यानी 5.25 इंटू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखनी थी, तो लगभग लगभग मान रखना था, तो ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखनी है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखनी है तो क्या दिक्कत है। अब इसको छोड़िए यहीं पे, इसको इसको लिखिए 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या मीटर से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो आता है वही लिखिए, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वो माइनस में लगा हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं, ये पहली लाइन का हमें दूसरी पे नजर चली गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, तो हमको पता है, अब वो वाली वैल्यू नहीं रखनी, 5.25 नहीं रखना, सिर्फ कितना रखना है, इंटू वही जो हमें याद है 35, और ये कह रहा है कि इसका मास इतना रखना है, तो देखिए लगभग लगभग ये कितना है, 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता हो, 9.1 इंटू 10⁻31, इसको रख लेना यहाँ पे, इसको रख लेंगे, ये कितना आ जाएगा, वही 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा, यही यहाँ पे रख दे रहे हैं, बात समझ में आ रही, ये चीज, इसका मतलब एक सवाल की तरह इस्तेमाल किया गया एक लाइन यहां पर, इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन, इफ अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जैक्ट पोजीशन, फिर एक सवाल बताएंगे, फिर बताएंगे, देखिए कितनी बार एक ही बात बताते हैं लोग, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से दे रखे, इज ओनली 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर में पोजीशन किया तो मीटर में होगी, ठीक है, मीटर, तो फाइंड करिए, देन फाइंड अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा वी, जब तक ये डेल्टा वी नहीं लगाएंगे तब तक आप अनसर्टेनिटी,
डेल्टा वी का मतलब अनसर्टेन, वी नहीं है, सिर्फ वी बोलेंगे या एक्स बोलेंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं वी, वी का मतलब सिर्फ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी नहीं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अगर बोला तो बोलेंगे डेल्टा वी की बात करें। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, इस तरीके से। तो डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं, वो डेल्टा एक्स कितना है ये निकालना है, आपको फाइंड करना है। तो डेल्टा एक्स कितना है यहाँ पे, बड़े सावधानी से लिख लेंगे आप कि अब ये 10⁻⁸, ठीक। और आपको ये तो पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना होता है 5.25। अब इसको इग्नोर करके वही फिर से लिखे हैं, इसको इग्नोर कर लो आप लोग, तो इसको इग्नोर कर लेंगे तो कोई बात नहीं। कितना हो जाता है ये 10⁻⁵, ठीक। 5 का 4 अब जो भी है वहां पे देखिए 4 आया है कुल मिला के इनका, ये पहले ही से ये 4 लेके चल रहे हैं, जो हम लोग वहां 5 लिए थे उसको इनसिग्निफिकेंट कर लिए, मतलब ऐसे आप रख लीजिए पूरी पेरी वैल्यू, कहे मरे हम लोग फालतू में। और ये वाली वैल्यू रखनी है आपकी बात, क्योंकि मास का टर्म तो है नहीं, मास का टर्म है नहीं, पोजीशन है और वेलोसिटी है, यानी मास इंक्लूडेड है। जब मास इंक्लूडेड हो जाता था तो वो वाला था 5.79 इंटू 10⁻⁵, ये वाला था। अब पहले इसको चेंज कर ले, क्योंकि इसको जब तक गायब नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू और घटेगी बढ़ेगी, है नहीं। तो इसको गायब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये पहले गायब करेंगे इसको, देखिए इसको यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट बनाना है तो हो जाएगा 10⁻⁴। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है, क्या हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 10⁻⁴ ये अपॉन 10⁻⁸। अब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये जो बुक में आया वो इस तरीके से आया है, ठीक। बात समझ आ रही है, वो डायरेक्ट नहीं किया गया, उसमें कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा इधर उधर, तो उससे अच्छा हम लोग अपने वाले में तो कर लेना, अपने वाले में तो वैल्यू इधर उधर हम कर ही सकते हैं। इसको हमने क्या किया इनसिग्निफिकेंट कर दिया, इतने नंबर्स को इस नंबर का यथार्थ खत्म कर दिया, इनकी सार्थकता खत्म कर दी, इसको निरर्थक बना दिया। तो बनाया गया तो कितना है 10⁻⁴। अब इस 10⁻⁴ में ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता थी, ये उठा के यहां रख दिया और आंसर आ गया कितना 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। दिस इज क्या है ये 10⁻⁴ एक बड़ी वैल्यू है, यानी अब की बार ये देखिए इसका मान आ रहा है कुछ, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड एक लार्ज वैल्यू है, रियल वैल्यू है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका कोई परिणाम है ना, रियल एंड लार्ज, ठीक। बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का इसी में, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल, यानी बोहर मॉडल क्यों फेल हो गया इसकी बात चल रही है। तो बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ इसकी बात चल रही है। बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं वो एक चार्ज पार्टिकल भी है, क्योंकि इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं इसके बारे में, तो अब तो पता ही है चार्ज पार्टिकल भी एमिट करता है रेडिएशन। तो बोहर ने बताया इलेक्ट्रॉन है और मूव करता है इन सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक, और एमिट रेडिएशन कहा जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और एमिट करता है रेडिएशन। तो बोहर वेव नेचर के बारे में कभी नहीं बताया अपने मॉडल में कि इसका वेव नेचर भी है कुछ, वो सीधे आए एनर्जी इधर कूद के जाएगा उधर कूद के आएगा, क्योंकि एक पार्टिकल है, पार्टिकल का वेव नेचर बताइए, जैसा कि डे ब्रॉगली ने बताया था कि अगर वो एक पार्टिकल है तो पार्टिकल में दोनों पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी और वेव की प्रॉपर्टी भी होगी, यानी उसमें अगर रेडिएशन हो रहा है तो उसमें वेव की प्रॉपर्टी होगी, यानी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में उसके वेव नेचर की कोई व्याख्या नहीं करी गई। आगे बता रहे हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट को उन्होंने कहा एक पाथ में, यानी ऑर्बिट का पाथ जो है डेफिनिट होता है, यानी ऑर्बिट का पाथ क्या है डेफिनिट है। और अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने के बाद, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ने के बाद, यह तभी संभव है जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन, ठीक है ना, एग्जैक्ट एक साथ पता। इसका मतलब ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट उनका गया हवा में। ये क्या हो रहा, अब फेल हो रहा है ये धीरे धीरे, अब कोई और आएगा तो इनको फेल करेगा। इसका मतलब फेल होने का ये मतलब था कि इनकी थियरी जो थी आधी अधूरी रह गई, अब उसको पूरा किया जाएगा, नेक्स्ट लोग करेंगे, इसी की बात चली। ये ऑर्बिट पाथ, ऑर्बिट क्या एक पाथ है जो कि डेफिनिट है, या तभी संभव जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पोजीशन एग्जैक्ट एक साथ पता हो। आगे बता रहे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम नॉट ओनली इग्नोर्स डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर,
मैटर के अंदर डुअल बिहेवियर होता है, चूंकि ये सब मैटर की बात चली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, सब मैटर है, तो डुअल बिहेवियर की बातें नहीं करेगी। अगर मैटर तो पहले तो डे ब्रॉगली वेवलेंथ पता, उनको पता नहीं था कि ये भी कुछ होता है आगे। तो डे ब्रॉगली आए तो उन्होंने कहा कि यार इसका है कि इसकी एक वेवलेंथ होगी, क्योंकि अगर वो पीछे मैक्सवेल और हाइजेंसबर्ग, मैक्सवेल और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया है कि उसके अंदर मैक्सवेल से क्या पता चला था कि रेडिएशन में वेव है, और दूसरा क्या पता चला, वो पार्टिकल का नेचर है, यानी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यही सब था। तो भैया इसी तरह से मैटर भी है, उसमें भी वेव नेचर की करेक्टर होगा, अब पार्टिकल तो खुदा ही है। तो इस बात को बुहर इग्नोर कर गए, कह रहे हैं ऐसा है, तुम लोग आपस में समझ लो, यानी आल्सो कॉन्ट्राडिक्स, और इसका विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्स का मतलब होता है विरोधाभास, विरोधाभास, विरोध करता, किसका? हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका। तो इस बात का मतलब यही था कि ये क्यों फेल हुए, तो इसलिए कि वो एक पुराने ख्याल के आदमी थे, हालांकि रदरफोर्ड से और थॉमसन से ज्यादा अच्छा ख्याल भी था उनका, और उनकी एक पृष्ठभूमि मिल गई थी, क्योंकि उनके पहले दो साइंटिस्ट जो मैक्सवेल, हर्ट्ज और आइंस्टीन, इन लोग ने उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि ऐसा ऐसा होता है, तो इनको और आराम हो गया, तो एक अपना मॉडल लगा के हाइड्रोजन पे किए, ऐसे नहीं वैसे होता है, जबकि हालात सही नहीं था, अंधेरे में तीर चलाए, वो तीर सटीक लग गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए था और सही भी था, है ना। जब एक से अधिक, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, लाइक हीलियम एटम, बेरिलियम एटम, लिथियम एटम, आयंस नहीं एटम, तो इस पर अप्लाई नहीं हो पाया। तो इसी चीजों को खूब कायदे से एकदम हाइजेंसबर्ग ने एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ, हम अपने मन से क्या बताएं, एनसीईआरटी में जैसे दिया वैसे दिया, और मजा भी आता है उसको पढ़ने में। अगला सवाल है एनसीईआरटी का ही, कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बात सवाल देखिए, इस सवाल में बोला हो कौन है, कहां लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ दे रहे हैं, आगे पीछे लिखा होगा कहीं। ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यूजिंग सुटेबल फोटॉन इज इंप्लाइड टू लोकेट, ठीक, लोकेट किया उसको, ये यहां से यहां तक तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, यहां से यहां तक कह रहे हैं कि लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक, इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व, जिसमें कि अनसर्टेनिटी भी है, इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए फोटॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक, माइक्रोस्कोप में, मतलब फोटॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसमें डिस्टेंस का पता चला है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम का। तो बताइए मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी है? कुल मिला के यही सवाल था। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे? तो सवाल नंबर 1 है ये, एनसीईआरटी का ही। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब भैया 0.1 और इंटू कर दें, आराम से सर जी बताया करिए, बता दिया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ लोग, देखिए 0.1 को उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻11, या तो कुछ लोग अगर नहीं जानते हैं तो नहीं रहने देंगे, जैसा चाहे आप लोग, मीटर में जाएगा। और एक बात समझिए, एंगस्ट्रॉम के आगे मीटर नहीं लगाते हैं, एंगस्ट्रॉम के आगे मीटर नहीं लगाते हैं, जबकि नैनो के आगे मीटर लगा सकते हैं, ग्राम लगा सकते हैं। एंगस्ट्रॉम सिर्फ मीटर के लिए ही बनाया गया था। एंगस्ट्रॉम आप कैसे लगाएंगे, आप समझिए, एंगस्ट्रॉम ग्राम, एंगस्ट्रॉम लीटर, मीटर कैसे, है ना। तो एंगस्ट्रॉम केवल मीटर डिस्टेंस की ही यूनिट है, ठीक है। इस बात को ध्यान, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, इसलिए बोला जाता है सीधे सीधे 10⁻10 मीटर, क्योंकि नैनोमीटर आता है, जैसे आप माइक्रो पढ़ते 10⁻6, नैनो पढ़ते 10⁻9, उसी तरीके से आप उसके बाद पढ़ते हैं क्या, 10⁻9 के बाद आप चले जाते हैं 10⁻12 पे सीधे, नहीं 11 का पता है ना 10 का, और 10 का जहां पता चलता है कि इसमें 1 एंगस्ट्रॉम चार्ज, तो आप ऐसे 10⁻10 चार्ज, एक नंबर हो सकता है वो चलेगा, है ना, लेकिन मीटर किलोग्राम नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम ग्राम ऐसे नहीं बोला जाता। इसलिए कहीं भी देखिए जो साइज है वो सिर्फ एंगस्ट्रॉम में लिख के काम चला जाता है, डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक, शायद यही होता है, पता नहीं, आप लोग कंफर्म कर लिए, मेरे ख्याल से यही होता है, ठीक है ना, होता भी यही है यार। ये हो गया भैया, अब आगे कह रहे डेल्टा भी बता दो, ये कितना होगा, ठीक। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, ठीक, इसको कंसिडर कर लिया गया, यानी मास फोर्स उसका ऑब्जर्व है इलेक्ट्रॉन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वैल्यू होती थी 5.79
इंटू 10⁻⁻5। याद आ रहा है कुछ? यही होती थी। जब ये वैल्यू पता है आपको और यहाँ डेल्टा एक्स भी पता है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5.79 इंटू 10⁻⁵ अपान 0.1 इंटू 10⁻⁻10। इसको ऊपर ले जाइए तो आंसर कितना आ जा रहा है आपका? लगभग 10⁻6 के आसपास आंसर आ रहा है। लगभग में है नहीं, वैल्यू में है। यह आ जाएगा 5.79 इंटू 10⁻6, ठीक, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये देखिए 0.1 को भी 11 कर लिया सीधे सीधे। 0.1 को हटाएंगे, ये इधर ले जाएंगे। भैया ये जो 0.1 है ना, ये वाला जब इसको इधर ले जाना होता है, देखिए यहाँ पे 1.0 ऐसे लिखेंगे, यानी 1.0 मतलब 1, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा 10⁻11 मीटर। इसीलिए कह रहे थे कि वही कर देंगे। ये देखिए, तो ये वही चीज है 11, और जब 11 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -11 हो जाएगा यहाँ पे। ये इसका मतलब होता है, इस पूरे का मतलब कितना लिख दें 10⁻11, और जब ये 11 -11 ऊपर जाएगा तो +11, 10⁻+11, और प्लस में से 5 माइनस किया 6 बचेगा। और यही आंसर है, ये वाला रटा हुआ है हम लोग का पहले से, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल लिखिए, अ गोल्फ बॉल मिटा दें? बिल्कुल। अगला सवाल, लिखिए, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। ग्राम, ठीक है। ग्राम को वो लोग जी लिखते हैं, हम जीएम लिख दिए हैं, बस इतना अंतर है, वो जी लिखते हैं। चलिए आप भी जी लिख दीजिए। हमारी आदत तो दूसरी है, दूसरे किताब में एक बार पढ़े थे, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो इसी से पढ़ते थे, और उसमें जीएम लिखा रहता था हर जगह। हमारे दिमाग में चल रहा है 45 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद, बहुत अच्छा सवाल है, इफ स्पीड कैन बी measured with an accuracy, ठीक, 3 बार सी हो गया, तो यह बार रहना चाहिए था, एक्यूरेसी ऑफ 2%। आगे बता रहे कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बात समझ आ गई? कह रहे हैं कि ये देखिए, पहले तो आप इसको नोट कर लिए एक फार्मूला, कि अगर इस तरह से दिया हो तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो इसको नोट लिखिए, एक नोट यहीं पर, और इसको पूरा याद रखिए। नोट नंबर 1 पहला, इसमें कह रहे हैं इफ एक्यूरेसी इन परसेंटेज में हो, तो किसमें हो? एक्यूरेसी किसमें हो? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे हम लोग? अनसर्टेनिटी को कैसे निकालेंगे? अनसर्टेनिटी इक्वल टू क्या होता है, जो नंबर होते हैं वही सब रखना होता है, यानी गिवन वैल्यू इनटू एक्यूरेसी इन परसेंटेज, गिवन वैल्यू इनटू एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी इन परसेंटेज अपान 100। ये कर लेंगे तो आपको ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी सर। बात समझ में आ गई? देखिए सवाल है कि द गोल्फ बॉल हैज मास 40 ग्राम है उसका, और इसकी स्पीड है 45, ये 45 लग रहा है ना, 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट करना है आपको द अनसर्टेन पोजीशन, यानी डेल्टा एक्स फाइंड करना है। ये कह रहे हैं जो डेल्टा वी है वो कुछ इस तरीके से, यानी उसमें एक्यूरेसी 45 मीटर पर सेकेंड तो चलेगा, 40 ग्राम का है वो, और यहाँ पे इसको इस तरीके से दिया हुआ है कि 2% उसमें एक्यूरेसी है। तो पहले हम अनसर्टेनिटी निकाल लें उसकी, तो हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी किसमें, वेलोसिटी में, वो निकालेंगे डेल्टा वी। पहले हमें क्या करना होगा, डेल्टा वी निकाल के लाना होगा। तो यहां से हम निकाले इस फॉर्मूले का यूज करके, तो डेल्टा वी यानी स्पीड की बात चल रही है, इसी में एक्यूरेसी है 2% की, तो यहाँ पे गिवन वैल्यू,
तो कहेंगे 45 इंटू एक्यूरेसी कहेंगे 2%। ठीक, परसेंट में रखना है तो परसेंट गिवन है ऑलरेडी, 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 45 गुना 90 होता है, अपन ये देखिए 100 होता है, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 0.9 और ये किसमें मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब हमको पता है जो फॉर्मूला होता था और पोजीशन पूछा नहीं इसमें, यानी जो सवाल में है वो ये पूछा गया है, सिर्फ इतना सा तो हमको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ के आए, इधर ही लिख रहे हैं चुपचाप, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मास के टर्म में रहने देना है, h अपान 4πm, इसकी वैल्यू तो पता ऑलरेडी, वो कितनी है तो उसको लिख दीजिए 5.25 इंटू 10⁻³ अपन मास को रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि गोल्फ का मास दे रखे हो 40 ग्राम, मास कितना दे रखे 40 ग्राम, तो मास को भी बदल ले यहीं पे 40 ग्राम, और 40 ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा, तो क्या लिखें 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं। अब पूरी ढंग से ये देखिए सारी चीजें आपको पता चल गई, इसका इस्तेमाल करिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोजीशन में डेल्टा एक्स और डेल्टा वी आपको पता है, ये इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, इस वाले का, इसका, ठीक, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मास यहां रखेंगे और डेल्टा एक्स और डेल्टा वी यहां से रखेंगे, कोई दिक्कत, वो डेल्टा वी है तो डेल्टा एक्स। अब सीधे सीधे यहां पे हम निकालेंगे इसका, तो ये बनेगा 5.25 इंटू 10 कितना माइनस का 35 अपान, ये रख देंगे एम का मतलब ये 40 गुणे 10⁻³ इंटू डेल्टा वी 0.9, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 5.25 इंटू 10⁻³ और नीचे हो जाएगा 4 9 36, सीधे सीधे 3.6 बनेगा, ठीक है, और 0 यहीं रहेगा, इंटू 10 कितना, यहाँ पे -3 को ऊपर लेते जाइए, कितना हो जाएगा +3, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 31, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, इसको खत्म कर लीजिए यहीं पे, तो हो जाएगा 360 और हो जाएगा 525। तो जाहिर सी बात है 1 दशमलव कुछ आएगा आंसर, तो आंसर आ रहा है वो कितना, अरे ये 31 कहां, 31 नहीं, सारी वैल्यू ठीक रखी गई, ठीक रखी गई, 36 पॉइंट आ रहा है ये। चलिए 4 9 36 यहाँ पे पॉइंट लगा, हाँ भैया तेरा थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सब्र करिए, ठीक, इंटू ये 10⁻³ था ही, और ये 35 होता ही है। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से पहले 32, मतलब हम सीधे सीधे आंसर लिख रहे थे, वो गलत तरीका था। 25 अपान 3 पॉइंट, इसको यही रखने दीजिए, 36 ही हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना आएगा ये आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -32। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एक डेसिमल सिर्फ इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा वो, तो हो जाएगा 33, यानी आप लिख सकते हैं 52.5 बटे 36 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू कहां, इंटू 10⁻33। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.4 इंटू 10⁻33, यही एकदम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसका अगला सवाल, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? यानी कितने कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ना मास का नंबर रखना, ना इसका रखना पड़ेगा, इस तरीके से। ये अनसर्टेनिटी पे इसी तरीके से सवाल आते हैं, ठीक। अगला सवाल है, कह रहा कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो इतनी है, ठीक, इन एन एटम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी स्पीड है उसकी, वेलोसिटी नहीं बल्कि स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कह रहे हैं 600 मीटर पर सेकेंड, और जिसकी एक्यूरेसी दे रखे हैं विद इन एक्यूरेसी ऑफ 0.005%, वही पूछे फिर डेल्टा एक्स कितना होगा,
सेम सब मिलता जुलता सवाल है, बस ये जेईई मेंस का है, नहीं नीट का है। ठीक, तो ये डेल्टा वी यहां से फट से निकालिए। डेल्टा वी इज इक्वल टू, हमने बताया था जब एक्यूरेसी का मामला हो तो ये देखिए, लिखिए इसको 600 और गुणे 0.005% में अपान ये 100, ये देखिए यहां से यहां कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6×25, सीधे सीधे कितना भैया 6×25, तो यहाँ 30 लिखिए, 1 2 3 अंक बाद 1 2 3 अंक बाद 10, ये हो गया इतना। कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत 0.030 इतना आ जाएगा। अब ये हमें चाहिए था, तो जब ये चाहिए था तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात चली तो इलेक्ट्रॉन वाला अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा जिसमें मास इंक्लूड हो, क्या हो जाएगा 5.79 इंटू, अच्छा पिछले वाले में क्या हो सर, पिछले वाले में कौन सा यूज किए थे 5.25, यहाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 5.79 इंटू 10⁻⁵ ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। नीचे सिर्फ इसकी वेलोसिटी रखनी है 0.3030, मतलब 030, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप क्या करिए, ये देखिए इसको डेसिमल को हटा के ऊपर हमने 10 का, क्योंकि यहीं पे लगा था ये 100 को मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 30, यानी 3 डेसिमल यहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे सिर्फ 3 बचेगा, और लगभग लगभग काटेंगे तो इसको 3 एकम 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1.9 इंटू 10⁻³ यही आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये देखिए इसको सॉल्व कर दिया। आगे बता रहे हैं, अगला एग्जांपल है इसी तरीके से, ये सब समझ पा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन में हो गया है, क्योंकि हम लोग वैल्यू वहीं से पुट कर दे रहे हैं, केवल अब यहाँ पे या तो डेल्टा वी डेल्टा एक्स रख रहे हैं या मास के टर्म में रख दूसरा आंसर। अब एच की वैल्यू क्यों बार बार रखें, 4 पाई की वैल्यू क्यों बार बार रखें 12.5, ठीक है ना, वो बचने का तरीका है कैलकुलेशन से। आगे कह रहे हैं कि फिर इसी तरीके का सवाल है, एकदम सेम है इसी में, कि इसी सवाल में अब की बार जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 300 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो एक्यूरेसी है वो कितने की है, वो है 0.001% की। फिर वही डेल्टा एक्स बताना, तो ये भी हो जाएगा। उसमें क्या करना है भैया, हम पहले क्या निकाल लें, ये डेल्टा वी निकाल लें। डेल्टा वी निकालने के लिए हमने बताया 300 गुणे 0.001 अपान 100 करेंगे, ये देखिए कट गया। अब यहाँ बचा कितना, 3 अंक बाद दशमलव लगाना था, 0.003 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब आगे आपको डेल्टा एक्स चाहिए था, तो डेल्टा एक्स चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है ही है, तो मास वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी 5.29 यानी 5.79 इंटू 10⁻⁵ ये हो जाएगा। अपान इसकी वैल्यू जो रखनी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 0.003, एकदम सेम आंसर आ रहा है वही वाला, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि देखिए यहां पे तो वही आ गया, ये जो था 3, ये भी हो गया। आगे बता रहे हैं, अगला सवाल है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। अगला सवाल नोट करिए, बड़ा अच्छा सवाल है, भी नीट में आया हुआ है, नोट करिए नोट करिए नोट करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिखिए, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and momentum are equal, ठीक, then uncertain velocity ऑप्शन ए नंबर 1 1/m, और उसका रूट में ये वाला h/पाई, नंबर बी रूट में h/पाई, नंबर सी रूट में नहीं 1/2m, अरे ऐसे 1/2m रूट में h/पाई, आगे डी है, ठीक है, डी वाले को बता रहे हैं h/2 नहीं ये नहीं, ऐसे ऐसे, खैर इसमें से कौन सा सही है। तो सवाल में कह रहा है कि पोजीशन की और इसकी इक्वल है, तो फॉर्मूला फट से लिखने में क्या दिक्कत है, ये इज इक्वल टू कितना होता है h/4 ये लिख दीजिए। कह रहे हैं ये इक्वल है दोनों, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि हमें डेल्टा वी चाहिए, और डेल्टा वी तभी मिलेगा जब ये इक्वल हो जाए, ये वैल्यू पता हो, क्या हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4
4 पाई m। ठीक, अब अच्छा, और एक चीज और उन्होंने कहा कि ये डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स इक्वल है आपस में, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू एम बी होता है। ठीक, और डेल्टा एक्स की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, ये इसको भी एम बी रख सकते हैं, क्या फर्क है, तो इसकी जगह एम बी, इसकी जगह एम बी, यानी इसको यहीं रहने दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा पी की जगह। ठीक है, ये वाली वैल्यू यानी m इंटू बी, और इसको ये ऐसे, इसकी जगह भी वही रख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही बात है, कह रहे हैं ये और ये दोनों एक ही बात है, तो एक ही बात में ले आइए ना, और वेलोसिटी के टर्म में बन भी जाएगा और मजा भी आ जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा m इंटू बी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये है देखिए डेल्टा m v का होल स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये h अपॉन 4 पाई। ठीक, और आप एक काम करिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं, इधर से रूट ले लीजिए, तो रूट जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में सिर्फ यहां बचेगा भैया h अपान पाई, और ये 1/2 देखिए बाहर आ जाएगा, और आपको केवल और b बचेगा यहाँ पे, यानी डेल्टा b इज इक्वल टू 2m। यही वाला आंसर सही आ रहा है, डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहे, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर h अपान 4 पाई इसको रूट में कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में, और रूट में हटेगा तो 1 अपान रूट जो 4 में है 1 अपान 4, यानी रूट में 1 अपान 4 यहाँ आ जाएगा ना। अरे भैया लोग ये देखिए, इसी के आगे अगर हम करते तो यही तो करते, ये बाहर आ जाएगा नहीं नीचे दो, तो वो दो और यहां से m को इधर ले आए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल लिखिए, नोट कर लीजिए नीट में, बस एक सवाल और बस खत्म। अगला सवाल लिखिए, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन, मेजरमेंट है भाई, ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन विद एन वही अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक, विच इज इक्वल टू, यानी जो मोमेंटेनिटी है वो कितनी है उसकी बात चले, पूरा लैंग्वेज है इसकी कायदे से, इक्वल टू 1 इंटू 10⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप देखिए, ठीक, अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है, फुल स्टॉप के बाद द अनसर्टेनिटी इन डेल्टा वी, वही अनसर्टेनिटी इन डेल्टा वी, किसमें चाहिए ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, कोई दिक्कत ही नहीं तब तो। अच्छा, ये देखिए कह रहा है मोमेंटम, और मोमेंटम होता कितना p, p इज इक्वल टू क्या होता है, यानी डेल्टा p, या डेल्टा p को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना m इंटू डेल्टा v, ठीक, m इंटू डेल्टा v, और वो क्या है कितना, यहाँ पे है वो इतना 1 इंटू 10⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें चाहिए डेल्टा वी, सिर्फ इस सवाल में सिर्फ डेल्टा वी चाहिए, तो ये देखिए हो जाएगा 1 इंटू 10⁸ अपॉन 9.1 इंटू 10 समझ गए आप लोग, नहीं समझ पाए इतना, ठीक, और कह रहे हैं किलोग्राम में होता है, इसको ग्राम में चेंज कर लें, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये घटा दीजिएगा आप लोग, कितना हो जाएगा 29 सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻29 ऊपर ले जाएंगे तो उसमें 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 21, और ये 9 है, इसको 0.9 कर दीजिए, तो लगभग लगभग आपका आंसर 1 के आसपास आएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 कितना 18, ठीक, यही आ रहा होगा, कैलकुलेट करिएगा बहुत सावधानी से, कर लेंगे ना ये वाला। अच्छा, वो वैल्यू कितनी 18 है ये, और फिर किसमें माइनस में, हाँ भाई सॉरी, थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में हो गए तो गलत ना होने पाए, हम यही है चेक कर लिए, -18, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू बदलेगी, तब ये वैल्यू बदलेगी, तब भी यही आएगा, आंसर तो सही आएगा, ठीक है, 31 ये 29 ये सब हमने सही लिखा, ठीक, अब आप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक,
तो ये 18 ये करेंगे तो 18 18 36 हो जाएगा। इतना आंसर नहीं आएगा। जरा एक बार वैल्यू चेक करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, जो इसमें लिखा है एक बार जरा क्वेश्चन में वैल्यू चेक कर ले। रुकिएगा रुकिएगा, किताब है यहीं, बस एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइजेनबर्ग, एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइजेनबर्ग, बहुत सही। सवाल नंबर ये -18, हाँ ठीक है। अच्छा ये जो हमने लिखा वो गलत है, ये जो आंसर है ये गलत है, इसको सही करिए। ठीक, हाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये 1 × 10⁹, ये आएगा, इसको सही करिए। कैलकुलेट करेंगे, वही हमने कैलकुलेट कर रहे थे, कहें इससे कैसे आ रहा, एक बार या तो ये वैल्यू में गड़बड़ हो गया या ये वैल्यू। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके आगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। ठीक है ना, उसके बाद आएगा उसी में एक जगह आएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, हालांकि वो वेव इक्वेशंस नहीं है लेकिन हम लोग उसको थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।